नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन को भी कवर किया है। लेसन नंबर 9 तक हमारा क्या हो चुका है, सारे के सारे लेसन आपके फिनिश हो चुके हैं। अब दोस्तों, हमने एक नॉर्मल डिस्कशन किया था, उसमें आपसे यह डिस्कस किया हुआ था लेसन नंबर 9 के बाद हम कौन सा लेसन डिस्कस करने वाले हैं, लेसन नंबर 10। और लेसन नंबर 10 में हमारा लेसन रहेगा वैद्युत रसायन। दोस्तों, अभी हमको 4 लेसन पढ़ने हैं। कौन कौन से? वैद्युत रसायन हो गया, अपृष्ठ रसायन हो गया, उपसा संयोजी यौगिक हो गया और ठोस अवस्था हो गया। इन सभी लेसन्स को भी पढ़ेंगे। इन सभी लेसन की आपको सीरीज भी मिलती रहेंगी, लेक्चर डे बाय डे आपको मिलते ही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसा हम हर लेक्चर में बोलते रहते हैं, बेटा प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, और उतनी ही अच्छी तैयारी होने के साथ आपकी नॉलेज क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। यानी नॉलेज को हमको इंप्रूव करना है और नंबर भी लेके आने हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सर नॉलेज तो है लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, तब भी गड़बड़ है। नंबर आ रहे हैं, नॉलेज नहीं है, तब भी गड़बड़ है। यानी नॉलेज भी होना चाहिए और नंबर भी क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। जितनी नॉलेज उतना नंबर। ठीक है। सो दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर और देखते हैं लेसन नंबर 10 हमारा है, और लेसन का नाम है वैद्युत रसायन। और लेसन नंबर 10 का, जैसा सभी को पता रहता है, ये पहला लेक्चर है। तो लेक्चर का नाम क्या रहेगा सर? लेक्चर नंबर 10.1। दोस्तों, लेक्चर नंबर 10.1 में हमको क्या पढ़ना है, क्या होता है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण होता है। हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकारक होते हैं, अपचायक होते हैं। ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी होंगी? ये सारी की सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी। लेकिन इनको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, और हम इंटर में भी पढ़ेंगे। और इंटर में ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन के अलावा भी हमको क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों की भी हम बात करेंगे। और वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन सभी चीजों का डिस्कशन होगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग क्या है। दोस्तों, यहां पर पहली हेडिंग लिखी है ऑक्सीकरण, सेकेंड हेडिंग हमने लिखी है अपचयन, थर्ड है आपकी अपचायक, और फोर्थ है आपकी ऑक्सीकारक। अब दोस्तों, इन सभी के नाम से आप परिचित हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे यह नहीं पता होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। सभी को पता होता है। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में भी सुना होगा सर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है और रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। ये सारी चीजें आपने सुन रखी हैं। तो दोस्तों, एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे। क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन, क्या होता है अपचायक, और क्या होते हैं ऑक्सीकारक, और इसके अलावा और कौन से टॉपिक है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण के लिए। यहां पर लिखा गया है ऑक्सीकरण। क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? हम आपसे पूछे सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो डेफिनेशन आप सिंगल लाइन में, यहां पर जितनी भी डेफिनेशन हमने लिखी है वो सारी के सारे सिंगल लाइन में। आप सिंगल लाइन में डेफिनेशन याद करेंगे। कोई भी कहीं से भी पूछे आप फटाक से आंसर देंगे, सर ये ऑक्सीकरण होता है, ये अपचयन होता है, ये ऑक्सीकारक होता है और ये अपचायक होता है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिखा है वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। दोस्तों, यही चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं। सर बाकी तो चीजें सेम रहती हैं। ऑक्सीकरण में कहा गया कि कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो या तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। त्यागने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इलेक्ट्रॉन दे देना। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं सर, उसी क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। अब दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। सपोज दैट ये हमारा पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अब ये क्या करेगा, ये अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ज्यादा हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पदार्थ बी को देगा। सिंपल सी बात है। ये पदार्थ ए वाला क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पदार्थ बी को देगा, और इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की क्रिया हुई क्या, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अब दोस्तों, यहां पर हम अंडरलाइन कर लेंगे, और क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और कर कौन रहा है, आंसर क्या है, पदार्थ। अब ये क्या करेगा सर, ऑक्सीकरण क्या है, जिसमें कोई जो पदार्थ होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है
तो वो क्रिया जो होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उसी क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। अब दोस्तों ऑक्सीकरण क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे पूछे अपचयन क्या है, अब आप इसका उल्टा बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, यानी कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। सो दोस्तों अपचयन भी कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। क्या होता है एग्जांपल, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जैसे हम बात करते हैं जिंक, सभी को पता है जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। और इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सभी को आता होगा। सो दोस्तों सभी ने सीखा हुआ भी है, हमने भी सिखाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और हमने खुद ने आपको समझाया हुआ है और बताया भी था। अगर कोई ऐसा है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, वो हमारी सीरीज को देख लेगा। अगर सीरीज में आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब तो सब लगभग बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आता है। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या बताया था, हमने कहा था सर हर एलिमेंट ये सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जिंक के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग कर देता है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, सर उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का अपना त्याग करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तुरंत इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित। जब कहीं से ऋणावेशित जाएगा तो वहां पर क्या कर जाएगा, धनावेशित कर जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या करता है, जहां से जाता है वहां पर प्लस बना देता है, और जहां जाता है वहां क्या बना देता है, माइनस। अब जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पर इसीलिए क्या बना दिया, माइनस का साइन बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ही उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है सर, एक तरीके से अगर आप समझना चाहें तो एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी 2 8 3, कुछ यही तो होता है। अब हम आपसे पूछे सर हर एलिमेंट सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे, सर एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8 अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो Al क्या बना सकते हैं, 3+ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सिंपल सी बात है सर, Al पर कितने 3+ बना दिए, क्यों बनाए, क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन, जो ये क्या कर सकता है, किसी न किसी को दे सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ सर, जो जिंक है, जिंक के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसीलिए इस क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं सर अपचयन की। ऑक्सीकरण अगर समझ में आ गया तो अपचयन समझने में आपको टाइम बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसी न किसी को तो इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे तो नहीं हवा में इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, बल्कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी को दान देना है तो आप क्या करेंगे, सर दान देने के लिए कोई ना कोई दान लेने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करेंगे सर हमको 100 रुपए दान करने, हम गए रोड पर 100 रुपए रख के चले आए, ऐसा नहीं करते ना। करेंगे क्या, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको 100 रुपए की जरूरत होगी, उसको हम क्या करेंगे, 100 रुपए देंगे। अब यहां पर कॉपर क्या है सर, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब उसको एक कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। एक कॉपर को उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक कॉपर को चाहिए। सिंपल सी बात है, यहां पर होगा क्या, तो दोस्तों अपचयन में क्या होता है, वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। सिंपल हमने क्या बताया, हमने कहा था सर अगर ऑक्सीकरण क्लियर हो गया है तो अपचयन क्लियर होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है।
यहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा था और यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। अब यहां पर क्या हुआ सर, ये जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर 2+ क्या दिखा रहा है सर, कॉपर के ऊपर 2+ हमको ये दिखा रहा है कि कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। सर प्लस का मतलब क्या होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहीं ना कहीं उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं हो गया, यही तो दिखा रहा है। तो ये भी दिखा रहा है क्या, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कम कब हुए, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर 2+ का मतलब क्या है सर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये कॉपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉपर क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और यहां पर क्या बना देगा, पूरा का पूरा कॉपर परमाणु बना देगा। सिंपल सी बात है, ध्यान क्या देना है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अब सिंपल सी बात है, जब कहीं पर त्याग होता है तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और कॉपर उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर परमाणु बना देगा। अब इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण की, ये क्रिया हो गई आपकी अपचयन की। अब एक पॉइंट और आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों एक साथ होती हैं या दोनों होती हैं, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी वहां पर क्या होगा सर, वहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी होगा और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण भी होगा। सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो कोई तो ऐसा होगा जो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो यानी एक त्यागेगा तो दूसरा क्या कर लेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। और अगर ये प्रोसेस हो रही है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया हुआ है, जिसमें ऑक्सीकरण की भी क्रिया होनी चाहिए और अपचयन की भी क्रिया होनी चाहिए। सर ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। सो दोस्तों, अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में न केवल ऑक्सीकरण होता है न केवल अपचयन होता है, दोनों होते हैं। ये नहीं होगा सर अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसमें अपचयन नहीं हो रहा तो क्या वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। अगर उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं तभी वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपचायक। क्या होते हैं अपचायक, लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जहां पर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपचायक कहलाता है। यहां पर अंडरलाइन करिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यह हुआ सर, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सर यहां पर भी क्या था, इलेक्ट्रॉन का त्याग था, यहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग है। इसका मतलब ये दोनों लगभग एक जैसे हैं कि नहीं है। ऑक्सीकरण में यह बताया गया कि ये एक ऐसी क्रिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचायक में यह बताया गया कि ऐसा पदार्थ, इसमें पदार्थ के बारे में बताया गया, वहां पर क्रिया के बारे में बताया जा रहा था, यहां पर पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। और पदार्थ के बारे में बताया यह जा रहा है, जो ये पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अर्थात या हम क्या समझ सकते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जरा ध्यान दीजिए, जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया यानी 2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब हम आपसे पूछें यहां पर अपचायक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सर जो जिंक है वो क्या है, अपचायक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। और यही बताया गया, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन, क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया और क्या होता है ऑक्सीकारक, ये आपको अच्छी तरीके अपचायक, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सिंपल सी बात है, अगर अपचायक जो है वो ऑक्सीकरण है तो जाहिर सी बात है सर जो ऑक्सीकारक होगा वो क्या होगा, अपचयन होगा। इसका मतलब जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है आपका ऑक्सीकारक। अब दोस्तों जरा पढ़िए इसको, क्या लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, वहां पर क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। यहां पर क्या बोला गया, ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये कहला रहा है ऑक्सीकारक, क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले को हम क्या कहते थे, अपचयन कहते थे। ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहां पर हम आपसे पूछें सर ये कॉपर था, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और क्या बना दिया, कॉपर। तो जरा ये बताइए यहां पर ऑक्सीकारक कौन है, तो आंसर क्या होगा सर, कॉपर। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब जैसे हमने बताया था आपको, एक सेकेंड, जैसे हमने आपको बताया था, सपोज कर लीजिए ये आपका जो मार्कर है ये क्या है, ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है। पदार्थ ए के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा, किसको, पदार्थ बी को देगा, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेगा, त्याग करेगा। तो यानी इस क्रिया को, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब दोस्तों हम आपसे पूछे सर ये अपचायक है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा, है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, अपचायक। अब ये कर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, इस पदार्थ को बोलेंगे ऑक्सीकारक। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचायक और ऑक्सीकारक। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारे अगले टॉपिक और अगली डेफिनेशन, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत रसायन में हमको और कितनी चीजों को पढ़ना है। दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जहां पर अगला टॉपिक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या लिखा गया है, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, वैद्युत अपघटिका क्या होता है ये भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व यानी एक प्रकार का विलयन होगा जो कैसा होगा, वैद्युत अपघटनी होगा। उसके चालकत्व का फॉर्मूला क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो लिखा है सर, वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो गलित अवस्था में या विलयन में, या तो आप उसको बोलिए वो गलित अवस्था में है या एक प्रकार के विलयन में है। तो उससे होगा क्या, गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अब बात करते हैं सर विद्युत धारा संचालित होती कैसे है। सर विद्युत धारा संचालित होने के लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, या जो आयनों में टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब ऐसे पदार्थों का हम क्या कराएंगे, गलित विलयन बनाएंगे, या हम कह सकते हैं वो उनको गलित अवस्था में लाएंगे या उनका विलयन बनाएंगे। तो जब विलयन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, विद्युत धारा का संचालन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, आयन्स हैं। अगर आयन है तो जाहिर सी बात है वो विद्युत धारा का संचालन करेंगे, और विद्युत धारा को संचालित होने के लिए चाहिए क्या, आयन ही तो चाहिए। जितना बढ़िया आयन होगा उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का वहां पर क्या होगा, संचालन होगा। सो दोस्तों यहां से होगा क्या, अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया कि जो वैद्युत अपघटनी विलयन है उनके अंदर चालकत्व जो होता है वो होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए हमको क्या पता चला, जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो जब गलित अवस्था में होते हैं या विलयन में होते हैं तो वो विद्युत धारा का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। नो प्रॉब्लम। वैद्युत अपघट्य के विलयनों की जो चालकता होती है उनके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा सर विलयनों की जो चालकता होती, और यही तो हमको पता करना है कि विलयनों की चालकता है कितनी।
तो जो विलेनों की चालकता होती है वो कैसे डिफाइन होगी सर, मुक्त आयनों के कारण। और अभी हमने ये बताया सर विद्युत धारा का संचालन तब होगा जब उसके अंदर मुक्त आयन होंगे या आयन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, जब उनको हम गलित अवस्था में लाएंगे वैद्युत अपघट्यों को, तो विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं, ये तो हमें प्रॉपर्टी पता है। लेकिन अगर विद्युत धारा का संचालन करेंगे तो होगा कैसे, तो लिखा है वैद्युत अपघट्य के विलेनों की जो चालकता होती है, जो उनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, वो होती क्या, चालकता जो होती है वो उनके वियोजन से उत्पन्न। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो जो आयनों से बने होते हैं वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जब वो अपने आयनों में वियोजित होंगे, अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl हम आपसे पूछे सर इसके अंदर आयंस हैं कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, हैं। कैसे सर, जब NaCl को हम गलित अवस्था में लाते हैं तो ये किसमें वियोजित हो जाता है, तो आपको पता सर ये Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। क्यों, जरा देखिए, प्लस वाला भी आयन होता है और माइनस वाला भी क्या होता है, आयन होता है। तो अभी यहां पर क्या था, NaCl पहले ठोस अवस्था में था, लेकिन जब हम इसको कैसे लाए, गलित अवस्था में लाए। किस अवस्था में लेके आए, गलित अवस्था में, या हमने इसका क्या किया, विलयन बनाया, तो ये क्या कर सकता है, विद्युत धारा का संचालन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो वैद्युत अपघट्य के जो विलेनों की चालकता जो होती है, यानी इसके अंदर जो चालकता होगी वो कैसे निकाल पाएंगे सर, उसके निकालने के लिए हमको पता है उसकी जो चालकता होती है वो पूर्णतया किस पर निर्भर करेगी, मुक्त आयनों की संख्या पर। यानी जितना ज्यादा मुक्त आयन होगा उस हिसाब से उसकी क्या होगी, विद्युत चालकता होगी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, यहां पर लिखा है वैद्युत अपघट्यों के जो विलयन होते हैं वो किस नियम का पालन करते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम का पालन करते हैं, और फिजिक्स में आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। क्या करते हैं, जो वैद्युत अपघट्यों के जो विलयन होते हैं, यानी जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं सर, वैद्युत अपघट्य की कई सारी डेफिनेशन। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो अपने आयनों में वियोजित हो जाए, क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। या जो वियोजित हो सकते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, या जो आयनों से मिलकर बने होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा गया सर, जो वैद्युत अपघट्य का विलयन होगा वो किस नियम का पालन करेगा, आंसर क्या मिला, ओम के नियम का पालन करते हैं। अब दोस्तों यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं चालकत्व की, कि चालकत्व का आखिरकार फॉर्मूला होगा क्या। तो दोस्तों यहां पर हमने लिखा हुआ है चालकत्व के बारे में। जो वैद्युत अपघट्य है इनका जो विलयन बनाया वो कैसे बनाया गया, ये आपने समझा। विलयन बनाने से होगा क्या, विद्युत धारा का संचालन होगा। विद्युत धारा का संचालन क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, मुक्त आयन होंगे। ये कहानी तो हमको समझ में आ गई, लेकिन हम बात करते हैं प्योर तरीके से चालकत्व के बारे में, कि चालकत्व को हम कैसे निकालेंगे। तो आंसर क्या बताया गया सर, चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वही उसका क्या कहलाता है, चालकत्व। और प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है सर, उसको 1/, के फॉर्मेशन में लिख देते हैं, या 1/, के फॉर्मेशन में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। और उसे ही हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और चालकत्व को हमने क्या लिखा है सर, इसे जी से व्यक्त करते हैं, या इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत अपघट्यों के विलयन क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा। इसका जो चालकत्व का फॉर्मूला होगा तो बताया गया, जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको 1/, के फॉर्मेशन में लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। और किसका व्युत्क्रम होना चाहिए, आर का होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, चालकत्व कहलाएगा। और चालकत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। यहां पर क्या किया सर, जी बराबर 1/r लिखा गया कि नहीं। अब ये क्या है सर, ये तो हो गया प्रतिरोध, ये 1/, के फॉर्मेशन में लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया। किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का ये क्या है, व्युत्क्रम है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, आंसर क्या है सर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। और चालकत्व को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या प्रदर्शित किससे करते हैं, या व्यक्त किससे करते हैं, तो आंसर क्या है सर, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। तो चालकत्व का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, जी बराबर 1/r। कई बार ऐसा होगा, क्वेश्चन दे देगा सर, आपको बताएगा चालकत्व दे देगा तो हो सकता है आपसे प्रतिरोध पूछ ले, या अगर आपको प्रतिरोध देगा तो हो सकता है आपसे चालकत्व पूछ ले। वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में बन जाता है, सर वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो नाम क्या रहेगा, ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको, ओम इनवर्स, या इसको सीमेंज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंज। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कुछ और नई डेफिनेशंस। सो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या हम क्या कह सकते हैं सर क्या होती है प्रतिरोधकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। लिखा गया है किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले क्या लिखा गया सर, जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो सिंपल सी बात है, जो चालक का प्रतिरोध बताया गया R है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ये पहली कंडीशन में आपको बताया गया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, आपका अनुक्रमानुपाती का साइन है, ये क्या है आपका L है, यानी चालक की लंबाई है। अब आगे क्या बताया गया, और क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रम का मतलब अभी हमने आपको बताया, उसको 1/1 के फॉर्मेशन में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। और 1 फॉर्मेशन में किसको लिखना है, A को लिखना है। तो यानी जो R होगा वो 1/A के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/A के फॉर्मेशन में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर, R अनुक्रमानुपाती है 1/A के। क्यों है, क्योंकि कंडीशन हमको दे रखी है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, आपस में बराबर है। कैसे, उनके LHS बराबर है, तो जाहिर सी बात है RHS को भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, क्या आएगा, R अनुक्रमानुपाती होगा L इंटू 1/A के। होगा कि नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अब हम जब कभी भी अनुक्रमानुपाती देखते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। आपको लेक्चर पहला याद आ गया होगा, रासायनिक बलगतिकी में हमने कई बार करवाया है। वहां पर अनुक्रमानुपाती हटा के के लगाते थे, वेग स्थिरांक होता था। लेकिन यहां पर हम लगाएंगे रो। क्या लगाएंगे, रो, इसे रो बोलते हैं। और यहां पर क्या लिख देंगे, L इंटू 1/A लिख देंगे। अब ये जो रो है ये क्या है, ये प्रतिरोधकता स्थिरांक है। क्या है, प्रतिरोधकता स्थिरांक। और दोस्तों इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। सिंपल सी बात है सर, विशिष्ट प्रतिरोध या R या प्रतिरोधकता क्या होती है, तो लिखा गया सर R जो होता है, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, R को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। जो R होती है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या लिख सकते हैं सर, उसको 1/A के फॉर्मेशन में लिखेंगे तो हम क्या पढ़ लेंगे सर, ये R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन दोनों में LHS क्या है, बराबर है, इसीलिए इनको कंबाइंड किया। यहां पर क्या लिखा, R अनुक्रमानुपाती है L इंटू 1/A के। जब हम अनुक्रमानुपाती को देखें तो यहाँ क्या लगाया, बराबर लगाया, और यहाँ लगाया रो। रो है क्या, आपका प्रतिरोधकता स्थिरांक है। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं सर, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। प्रतिरोधकता स्थिरांक आपको दिया जाएगा, आपको लंबाई दी जा सकती है, आपको क्षेत्रफल दिया जा सकता है, और आपसे क्या पूछ देगा सर, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। सो दोस्तों बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या क्या होती है प्रतिरोधकता, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों लिखा गया है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है सर, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, यानी जो प्रतिरोध है R, एक सेकेंड इसको सही कर लेंगे, जो प्रतिरोध R है वो अनुक्रमानुपाती होता है, कहा गया है चालक की लंबाई के
अनुक्रमानुपाती हमने बना दिया। ये हो गई आपकी क्या पहली कंडीशन, नो प्रॉब्लम। फिर कहा गया तथा क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल यानी ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रम का मतलब हमने क्या बताया था, उस चीज को आप 1 के फॉर्मेशन में लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। तो कहा गया सर जो प्रतिरोध होता है वो L के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब A है क्या सर, A है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर R जो हो गया वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, A के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया, उसको 1 के फॉर्मेशन में लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 का LHS सही है कि नहीं है, समान है, तो इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है उसके LHS बराबर हैं, तो क्या लिख सकते हैं सर, R अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L इंटू 1/A के। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। R अनुक्रमानुपाती होगा L इंटू 1/A के। जब भी हम कभी अनुक्रमानुपाती का साइन देखते हैं तो वहां क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं। अब यहां पर एक स्थिरांक लगेगा, उसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और हमने यहां पर रो बना दिया, इसे बोलते हैं आनुपातिक स्थिरांक, आनुपातिक स्थिरांक। और इसे ही दोस्तों कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यानी ये जो रो है यही क्या कहलाएगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा या प्रतिरोधकता कहलाती है। अब दोस्तों यहां से हो क्या सकता है, आपको प्रतिरोध दिया जा सकता है चालक की लंबाई क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, और हो सकता है आपसे पूछ दे सर इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा। या हो सकता है आपसे कह दिया जाए सर इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। यानी यहां पर जो रो होता है वही क्या होता है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये आती कैसे है सर, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को हमने लिखा, ये R क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 को क्या किया, कंबाइन किया, कंबाइन करके लिखा। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती बनाया, L है इंटू 1/A लिखा, अनुक्रमानुपाती हटाया, बराबर लगाया, यहाँ पर 1 बनाया, अनुपातिक स्थिरांक, और इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और यही आपकी क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। क्या होती है विशिष्ट चालकता, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हटाते हैं। और दोस्तों इसको हटाने से भी पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसा हम हर लेक्चर में बताते हैं, उन सभी चीजों के हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाते हैं। और वो हैंड रिटेन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है, लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, PDF को डाउनलोड करते हैं और नोट से पढ़ाई जरूर करते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं विशिष्ट चालकता। दोस्तों बात करते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। अभी हमने क्या देखा, विशिष्ट प्रतिरोध को, और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे देखा गया ये भी हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं विशिष्ट चालकता की तरफ। दोस्तों लिखा है विशिष्ट चालकता किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, लिखा गया है किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। यानी कोई ऐसा चालक है जिसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, उसका जो व्युत्क्रम होगा वही उसकी क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। और व्युत्क्रम के बारे में हमने क्या बताया, उसको 1 के फॉर्मेशन में लिख दीजिए, आपका वो व्युत्क्रम हो जाएगा। अब कहा गया सर जो विशिष्ट चालकता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रतिरोधकता के। और प्रतिरोधकता को हम कैसे लिखते हैं, 1/ρ के फॉर्मेशन में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो या हम इसको इस तरीके से लिखें, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी K बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। 1/ρ कैसे आया, क्योंकि हमको बताया गया सर ये जो बराबर होता है वो किसके होता है, सर किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसी का जो व्युत्क्रम होता है वो उसकी क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। और यहां से हमने क्या देखा, ये इसकी विशिष्ट चालकता होती है। सो दोस्तों इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। सो दोस्तों यहां पर हमने मात्रक लिख लिया है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं विशिष्ट चालकता भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।